हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी उदयबयान अकेडमी। हर दिन हम जो हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं वो लाइव होता है, बट आज कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो लाइव पॉसिबल नहीं हो पाया और हमने काफी बार ट्राई किया, 2-3 बार ट्राई किया, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिएगा। और ये जो द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। मैंने आपको हर बार बताया है, पहले भी बताया है, किस तरीके से हमारा जो द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस है वो डिफर करता है बाकी डेली न्यूज एनालिसिस से। क्योंकि यहां पे ना खाली हम एडवांस्ड लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, बस साथ साथ में बिगनर जो है उनकी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है यूपीएससी की प्रिपरेशन। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईएएस के लिए ही अलाउड है, आप इसको सीडीएस, सीएपीएफ उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे जब भी हम कोई आर्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, कहां आपको यूपीएससी ट्रैप कर सकता है। और जब बात करता हूं मैं एडिटोरियल एनालिसिस की, तो एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ हम एडिटोरियल की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, उनको पहले समझाया जाए, पहले उनसे डील किया जाए, जिससे कि आपकी एडिटोरियल पे अच्छी कमांड बने। और फिर उसके बाद में जो भी एडिटोरियल एनालिसिस की थीम है हम उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हमेशा आपको एडिटोरियल के लिए उसकी एसेंस, उसकी थीम को पकड़ना जरूरी है। वहां से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं तो आप उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, जो एडवांस हैं इस प्रिपरेशन में, जो वेटरन्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है विच इज टाइटल्ड एज वेइंग इन ऑन बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना, इसमें जो राइटर हैं या जो एडिटर हैं वो ये कंटेक्स्ट देते हैं कि जिस तरीके से अभी रीसेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, जब हम इंडिया और चाइना के रिलेशन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन सुधर रहे हैं। और ये उसमें मेंशन करते हैं कि किस तरीके से मीडिया हाउसेस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, और उसका जो हमें रिफ्लेक्शन होगा या जो उसका इंपैक्ट होगा वो हमें देखने को मिलेगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में व्हेन इट कम्स टू आवर नेशन। और स्पेशली यहां बात करते हैं एफडीआई की, तो यहां पे इसी को बात की जाती है। और साथ साथ में यह भी बताया जाता है कि किस तरीके से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जिन्होंने ये बताया कि लगभग 75% जो है हम डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं चाइना के साथ में। बट जो मेन इशू है चाइना के साथ में वो है जिस तरीके से वो बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एसोसिएटेड विद मिलिट्री उसको बढ़ा रहे हैं। तो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर, उसकी बात करते हैं। सॉरी। साथ साथ में यह भी बात की गई है कि किस तरीके से अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है हमारे अजीत डोवाल, वो मिले आपके सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन वांग ई के साथ में, जब ब्रिक्स की मीटिंग चल रही थी उसकी साइडलाइंस पे। तो वहां पे भी ये चीज निकल के आई कि किस तरीके से जो दोनों नेशन है वो इंडिया और चाइना के रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, बट कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं निकल के आए। और आप ये कह सकते हो कि आप ये नहीं कह सकते कि ना तो कोई ऐसा इंडिकेशन हुआ कि जो बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स बचे हैं जैसे कि डेमचौक और डेप्सांग प्लेन्स, वहां किस तरीके से जो है डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। और इंडिया की भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आई कि किस तरीके से वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ करेगी। तो इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए हम पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं या बेसिक पॉइंट्स हैं हम उनको समझते हैं, बेसिक थीम क्या है उसको समझते हैं। तो पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो करंट पॉलिसी है स्पेशली जब हम बात करते हैं नेबरिंग नेशंस के साथ में, तो यह है कि जो बॉर्डर की स्टेबिलिटी है इट इज एसोसिएटेड या फिर टाइज विद इकोनॉमिक रिलेशन। मतलब अगर हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ में हमारी बॉर्डर जो लगती है, अगर वो स्टेबल है, वो पीसफुल है, वो प्रॉस्परस है, तो उसी प्रपोर्शन में हमारे इकोनॉमिक रिलेशन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कंपेयर कर सकते हो पाकिस्तान के साथ में, कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं,
तो वहां पे भी बॉर्डर अनस्टेबल है। जिस तरीके से हमें बार बार इंकर्शंस देखने को मिलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिस तरीके से हमें बार बार सीजफायर वायलेशन देखने को मिलते हैं, तो उसी वजह से हमने जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर आप कह सकते हो जो टाइज है पाकिस्तान के साथ में लगभग खत्म ही कर रखे हैं। सेम यहां पे राइटर ये कहते हैं कि जिस तरीके से चाइना के साथ में हमारी बॉर्डर इंस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस को भी इफेक्ट करती है। हाँ, हम दोनों के बीच में ट्रेड होता है, कुछ सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ सामान वो एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ सामान हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ सामान वो इंपोर्ट करते हैं। बट यहां पे स्पेशली जो इकोनॉमिक रिलेशंस की बात हो रही है वो हो रही है आपकी एफडीआई के टर्म्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। अभी हम एफडीआई पे भी आएंगे, पहले मैं आपको एक बार बैकग्राउंड देना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब जिस तरीके से रिलेशंस मैंने आपको बताए, जिस तरीके से मीडिया हाउस स्पेकुलेट कर रहे हैं या फिर स्कॉलर स्पेकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स जो कि हो रहे हैं, जैसे कि एस जयशंकर साहब ने कहा कि लगभग 75% डिसएंगेजमेंट हम कर चुके हैं। जिस तरीके से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो हैं वो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव से मिले और उन्होंने डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम रिलेशन को सुधार सकते हैं। तो हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज मिल सकता है इंडिया की इस पॉलिसी में कि इन बेसिस पे कहीं जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सकती है हमारी कंट्री में व्हेन इट कम्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया यहां तक? अब बात ये आती है कि इंडिया का जो, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इंडिया का जो करंट डायलेमा है, करंट पॉलिसी डायलेमा जिसके बारे में मैं बात करूंगा, करंट पॉलिसी डायलेमा, वो ये है कि उन्हें भी पता है कि अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट होती है तो उस वजह से एक तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी। जिन जिन सेक्टर्स में हम शायद ग्रो नहीं कर पा रहे हैं उन इंडस्ट्रीज में जब वो इंडस्ट्रीज जब सेटअप की जाएंगी तो हमें उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और हम अपने आप को केपेबल बना पाएंगे। बट उसी तरफ दूसरी तरफ ये है, इंडिया को यह भी डर लगता है कि कहीं जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट हमारे यहां पे आएगा वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है या हमारे जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या नाम है, हैम्पर कर सकता है। कि जिस तरीके से चाइनीज आपके ये कह सकते हो कि जिस तरीके से चाइनीज सर्विलेंस रखते हैं इंडस्ट्रीज पे, साथ साथ में जिस तरीके से उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको तो हार्म नहीं कर दे, वो उसके लिए तो डेट्रीमेंटल ना हो जाए। तो ये इंडिया की करंट पॉलिसी डायलेमा है। इंडिया की करंट पॉलिसी ये है और सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिल सकता है जिस तरीके से रिलेशनशिप जा रहे हैं। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जब हमने इकोनॉमिक रिलेशन की बात कर ली कि ट्रेड तो होता है बट चाइनीज इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ नहीं कर रखा एफडीआई में, ठीक है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ नहीं कर रखे काफी सेक्टर्स में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर स्टेबिलिटी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? बॉर्डर स्टेबिलिटी की। जब मैं बात करता हूं बॉर्डर स्टेबिलिटी की तो आपको पता है कि अराउंड 2020 में इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स का क्या हुआ था? फेस ऑफ हुआ था, ठीक है। चाहे से वो आपका पैंगोंग सो लेक हो, ठीक है, वहां हुआ था, ठीक है, आपकी नाकुला सिक्किम में हो, वहां हुआ था, ठीक है। और काफी ऐसे इवेंट होते रहे हैं, जैसे डोकलाम इशू भी हुआ है। और आपको काफी अभी भी बोला गया कि कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जैसे कि डेस्पांग और डेक्चम, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो वहां पे भी हमें काफी फेस ऑफ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब बॉर्डर इंस्टेबिलिटी हो रखी है तो इंडिया का यही स्टैंड रहता है कि हम उस कंट्री के साथ में रिलेशंस उतने स्ट्रेंथन नहीं रखेंगे जितनी रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां से ये आपका क्या है, ये प्रीलिम्स का एस्पेक्ट है, ठीक है। तो मैंने जिस हिसाब से आपको बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई भी फर्म या फिर कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, वो एक कंट्री का जो फर्म होती है, जैसे मान लीजिए कि यूएसए का कोई एक इंडिविजुअल है या यूएसए की कोई फर्म है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री, ठीक है। अब एफडीआई की वजह से क्या होता है, एफडीआई अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट कर सके फॉरेन कंट्री में। फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम स्टॉक्स को बाय करते हैं। आप ये कह सकते हो कि हम
फाइनेंशियल असेट्स को बाय करते हैं, जैसे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना हो। बट व्हेन कम्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हम यहां पे बात करते हैं फिजिकल एसेट्स की, ठीक है, फिजिकल एसेट्स की। किसी कंपनी में आपने स्टेक ले लिया कि 20% स्टेक जो है मेरा इस कंपनी में मेरा है, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड, ठीक है। तो इन्वेस्टर कैन मेक एफडीआई इन नंबर ऑफ वेज, जैसे कि वो अपनी ही कंपनी की सब्सिडरी यहां पे खोल सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके साथ में मर्ज हो सकते हैं, या फिर उसमें स्टेक्स खरीद सकते हैं, ठीक है। अब एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। क्यों है? क्योंकि पहली चीज, अगर हमारी इकोनॉमी में या फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो पहली चीज तो ग्लोबल लेवल पे ये सिग्नल जा रहा है कि इंडिया इज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो इंडिया की रुपी है वो भी स्ट्रेंथन होगा। साथ साथ में जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे क्या होगा, पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होंगी या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री सेटअप होंगी, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में हो। तो उससे होगा क्या, ये सेक्टर्स की ग्रोथ होगी, तो अगेन ग्रोथ होगी तो जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। तीसरा, अगर हम किसी सेक्टर में इतने एफिशिएंट नहीं हैं या फिर किसी सेक्टर्स में हमारे बहुत सारे लूपहोल्स हैं, तो जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा उससे हम क्या होंगे, उन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम अपने आप को प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं एफडीआई में, राइट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फॉरेन एंटिटी जो होती है वो सिर्फ या तो स्टॉक्स को खरीदती है या बॉन्ड्स ऑफ कंपनी को खरीदती है। ये मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है एफडीआई और एफपीआई का, ठीक है। अब जिस तरीके से एफडीआई का मतलब है, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ऐसी एंटरप्राइज में जो कि हमारी कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि यूएसए का कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में किसी एंटरप्राइज में पैसा लगाती है, मतलब या तो वो मर्ज हो गए या उन्होंने एक्वायर कर लिया या फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी सब्सिडरी खोल दी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्या हमें स्टेप्स लेने हैं। बट ये होते हैं पैसिव इन्वेस्टर फॉर पोर्टफोलियो, बिकॉज ये तो फाइनेंशियल एसेट्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होती है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल हाई होता है, इसमें बहुत कम कंट्रोल होता है। अगर एफडीआई, अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगा रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएगी व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एसेट्स। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आपने बॉन्ड्स खरीदे, आपका मन किया 1 महीने बाद बेचने का, तो आपने बेच दिया, उसी तरीके से। ये एफिशिएंट होता है, ये कंपैरेटिवली लेस एफिशिएंट होता है। इसमें फिजिकल एसेट्स की बात करते हैं। अब आप फिजिकल एसेट्स की बात करेंगे तो फिजिकल एसेट का मतलब जो चीज आप छू सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो सकता है ये रोड्स में टेंडर बना दें, हो सकता है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा दें, ठीक है। तो दीज आर फिजिकल एसेट्स, ठीक है। बट ये फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं। एंट्री और एग्जिट एफडीआई में बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एक तो आपको जब आप सेटअप कर रहे हो कोई इंडस्ट्री, एक्वायर कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे क्लियरेंसेस, मतलब जो जितने भी आपको लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। और बट इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, एफपीआई में रिलेटिवली इजी होती है एंट्री और एग्जिट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो होता है। एफपीआई में सिर्फ पैसा आ रहा है, बट एफडीआई में क्या हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और बाकी जो फॉरेन कंट्री के रिसोर्सेज है वो भी हमें मिल रहे हैं। एफडीआई स्टेबल है, एफपीआई अनस्टेबल है। मैंने आपको जैसे बताया, हो सकता है आपने आज बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन 1 महीने बाद आपने क्या किया, आपने उसको बेच दिया, ठीक है। ये सारी चीजें फिर उसके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, स्पेशली जो इश्यूज आते हैं वो आते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है, और उसी वजह से, उस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की वजह से ही हमें काफी फ्रिक्शन पॉइंट्स या फिर काफी बार हमें इंडिया और चाइनीज मिलिट्री का, इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के ट्रूप्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है। एक आप देख सकते हो, एक तो अक्साई चीन है, ठीक है। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। आपको सेंट्रल सेक्टर यहां पे भी आसपास कई बार क्या मिलेंगे, डिस्प्यूट्स मिलेंगे। और ईस्टर्न सेक्टर तो आपको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश में काफी बार अरुणाचल प्रदेश के कुछ कुछ रीजन्स को साउथ तिब्बत का पार्ट बोला जाता है, क्लेम किया जाता है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और आप यहां पे देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे
वाई LSE ऑफन फेयर्स अप, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। हिमाचल में आप देखोगे तो कौरिक शिपकिला हो गया, लद्दाख में मैंने जैसे आपको बोला डेमचोक हो गया, डुमचेले हो गया, पैंगोंगसो हो गया, ठीक है। फिर आपको अरुणाचल में आप देखोगे नमकाचू हो गया, डीचू, यांगसे, ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास बार बार इंडिया और जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके बीच में फेस ऑफ होता दिखता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश नाकुला मैंने आपको सिक्किम में बताया, गलवान वैली पे आपने देखा ही है, पैंगोंगसो, डेमचोक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है कि जिस वजह से बॉर्डर इंस्टेबिलिटी है इंडिया और चाइना की वजह से, उसी वजह से हमारे इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बढ़ पाते हैं, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, वो ट्रस्ट इंश्योर नहीं हो पाता। हमने काफी बार डिसएंगेजमेंट टॉक्स किए हैं, डेलिब्रेशंस किए हैं, बट स्टिल जो सिचुएशन है वो ऐसी की ऐसी रहती है, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाती है, आपको डिप्लोमेसी के ट्रैक्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रैक 1 जो है, ट्रैक 1 बात करता है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी रेफर करता है जब दोनों नेशंस के ऑफिशियल्स मीट कर रहे हो, जब दोनों नेशन के ऑफिशियल मिल रहे हो, डेलिब्रेशंस कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, जो भी इश्यूज जो है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है, उन दोनों नेशंस के बीच में। फिर आता है ट्रैक 2, ट्रैक 2, ठीक है। ट्रैक 2 में क्या होता है, ये बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, ठीक है, बिल्कुल इनफॉर्मल होता है। यहां पे आप देखोगे एनजीओज मिल रहे हैं एक दूसरे नेशन के, ठीक है, उसके साथ में एकेडमिक स्कॉलर्स मिल रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक स्कॉलर्स मिल रहे हैं। अगेन इश्यूज तो डिस्कस यही होता है, बट ये एक तरीके से इनफॉर्मल मीटिंग होती है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या होती है, इनफॉर्मल मीटिंग होती है। और फिर उसके बाद में बात करते हैं ट्रैक 3 की। तो ट्रैक 3 बात करता है किसकी, ट्रैक 3 किसकी बात करता है, ट्रैक 3 बात करता है पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की, ठीक है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और इसी में आता है ट्रैक 1.5, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑफिशियल्स भी आते हैं और इनफॉर्मल जो एनजीओज हैं, एकेडमिया स्कॉलर्स हैं, ये भी आते हैं, ठीक है। तो 1.5 इट इज लाइक बिटवीन 1 and 2। होप आपको ये ट्रैक डिप्लोमेसी समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें इस आर्टिकल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं वही बता रहा हूं कि जितने भी ट्रैक 1.5, अब देखो आपको ट्रैक 1.5 समझ में आ गया कि ऑफिशियल्स के साथ साथ में जो इनफॉर्मल ऑफिशियल्स, इनफॉर्मल जो इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रैक 2 में क्या हो गया, ट्रैक 2 में बिल्कुल बिल्कुल पूरे के पूरे इनफॉर्मल लेवल पे मीटिंग होगी, जैसे वो एनजीओ हो। तो चाइनीज ऑफिशियल जो है वो ये तो एक्नॉलेज करते हैं, जो स्टेटस को अभी बना हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं, और ये बोलते हैं कि इंडिया को अब नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और अपनी डिमांड्स भी प्रेजेंट करते हैं कि आप चाइनीज जर्नलिस्ट को अलाउ करो, डायरेक्ट फ्लाइट्स को रिज्यूम करो। बट अगेन ये जो डिमांड्स हैं ये खाली सिम्टम्स हैं, जो डीपर इश्यूज हैं हमारे उनको एड्रेस करना, ठीक है। क्योंकि ट्रैक 1.5 में कुछ ऑफिशियल्स कुछ इनफॉर्मल है, यहां पे सिर्फ इनफॉर्मल है, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है। और चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा यही बोल रही है कि आप स्टेटस को एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर हम अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बट जब तक हम डीपर इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। मेनली जो है वो है ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। जिस तरीके से बार बार चाइना ने हमारा ट्रस्ट को ब्रीच किया है, चाहे वो 1962 के टाइम पे हो, चाहे से जो अभी बॉर्डर इंकर्शंस होते हैं उनकी बात करें, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से चाइनीज पॉलिसीज रही हैं, चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, जैसे लोन्स को भी जो है वो लोन्स जब वो डिस्पर्स करते हैं किसी नेशन की तरफ तो उसमें वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और साथ साथ में हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है जिस तरीके से उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रहती हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह आता है कि चाइना जो है वो इतना भी इंक्लाइन नहीं है, इतना भी फेवर नहीं कर रहा है कि वो इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट की उसको एड्रेस कर सके, ठीक है। फेस बाय इंडियन कंपनीज इन एक्सेसिंग द चाइनीज मार्केट, मतलब कि आपको यह पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड तो होती है, बट वो जो ट्रेड जो पहले अराउंड 2021 में $64 बिलियन थी, वो अब बढ़ के हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $105 बिलियन के आसपास हो चुका है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि इंडिया और चाइना की जब हम बात करें तो इंडिया क्या करता है, इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इंडिया जो है वो चाइना से क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवा रहा है, और इंडिया चाइना को क्या कर रहा है, कम एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जब आपके किसी पर्टिकुलर नेशन से आपके
इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, जैसे इंडिया के रेफरेंस में बात करूं, अगर आप चाइनीज जो इंपोर्ट्स करवा रहे हैं अगर वो बढ़ जाएंगे व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स, तो आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, और यही ट्रेड डेफिसिट रिफ्लेक्ट होता है इंडिया चाइना में, मतलब चाइना का अपर हैंड है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, यहां पे चाइना ट्रेड सरप्लस है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट है। तो और इंडिया और इनको कोई मतलब चाइनीज जो है उनको ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि हम इस इशू को एड्रेस करें। क्यों? क्योंकि जो हम इंडियन कंपनीज जो इश्यूज फेस करती हैं, अगर हम उसको एक बार एड्रेस कर दें तो शायद हमको इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, बट चाइना ये नहीं चाहती। क्यों चाहेगा एक कंट्री, जब एक कंट्री उससे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवा रहा है। थर्ड ये भी है कि जैसे जो वेस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या चाइना की बात करें, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है डिफरेंट फेवरेबल डेस्टिनेशंस में। और एज पर डिफरेंट रिपोर्ट्स, इंडिया अभी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, चाहे से वो ट्रेड रिलेशंस की बात करें, इंपोर्ट की बात करें अपने प्रोडक्ट्स की, और साथ साथ में या फिर आप ये बात करें इन्वेस्टमेंट्स की इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी को सिक्योर भी करना चाहते हैं सीधे, और साथ में जो रिस्क होते हैं, कहीं इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाए या फिर इकोनॉमी इंस्टेबल हो जाए, उस चीज को हटाने के लिए। और चाइना, फोर्थ इशू ये आता है कि चाइना जो है वो मार्केट इकोनॉमी है, मतलब सॉरी मार्केट इकोनॉमी नहीं है जहां पे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हो। वैसे मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये होता है जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट कर रहे होते हैं। बट चाइना के केस में क्या है, चाइना के केस में मोस्टली स्टेट कर रहा होता है, तो यहां से भी डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो राइटर यही कहते हैं कि काफी आप स्पेकुलेशन लगा रहे हो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं और शायद चाइनीज इन्वेस्टमेंट एफडीआई के फॉर्म में आए भी, बट आपको इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? क्योंकि अभी भी इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, वो गैप बढ़ता ही जा रहा है। साथ साथ में चाइना पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर चाइना क्या है, आप ये बताइए, रिगरसली स्क्रूटनी करता है अपने कौन सी, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट और क्या टेक्नोलॉजी वो आगे भेज रहा है। ठीक है, तो आपको तो लग रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी, जब $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगी या फिर $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो हमारा नेशन ग्रो करेगा, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एफडीआई के बारे में बात करी ना, एफडीआई में आपको स्किल्स भी मिलती हैं क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है अपने नेशन में, आपको काफी टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, काफी टूल्स मिलते हैं, जिन जिन सेक्टर्स में आप वीक हो आप उसमें स्ट्रेंथन अपने आप को कर पाते हैं। बट चाइना जो है उस पर कड़ी नजर रखता है। ठीक है, वो नहीं चाहता कि वो इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आउटफ्लो करे, किसी को दे। ठीक है, बट इट्स कंपनीज, उनका मकसद हमेशा यही रहता है कि हम किस तरीके से कंट्री को इंडिस्पेंसिबल बना सकते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने लग जाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी देने लग जाएंगे, तो फिर जो वो डोमेस्टिक लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करा रही हैं वो क्यों करवाएंगी? वो नहीं करवाएंगी। ठीक है, और सिक्स्थ ये होता है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना कैन बी रिड्यूस्ड, है ना, जो आप इंपोर्ट्स मंगा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री केपेबल नहीं है, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज केपेबल नहीं है उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में, इसलिए हम चाइना से क्या कर रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि अगर हमने सेटअप कर दिया एफडीआई की वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट आया, जो भी इंडस्ट्रीज आई, तो आपको लग रहा है कि इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा। ठीक है, वो ज्योग्राफिक फैक्टर से नहीं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट से चलता है, और वो अपनी कभी भी जो सीक्रेट टेक्नोलॉजीज हैं उनको शेयर नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन में यही कहा जाता है कि चाहे वो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट से हो, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हो या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो, इंडिया को अपनी पॉलिसीज को बहुत कॉशियसली डिजाइन करने की जरूरत है। और अगर वो ये चाहता है, और इंडिया कैन नॉट डिकपल इटसेल्फ फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ चाइना। ठीक है, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि चाइना की जो जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही चाइना को इग्नोर कर दें। बट हमें कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम हमारे नेशनल सिक्योरिटी को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सिक्योर कर सकें। ठीक है, ये बेसिक थीम थी। ये आर्टिकल जो है इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये इसका कंटेक्स्ट ये है
कि एक पीआईएल फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया गया था, जिसमें यह बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इजराइल को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और हमास की वॉर चल रही है गाजा पट्टी पे, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहे हैं वॉर क्राइम्स। ठीक है, काफी लोग मारे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया और उन्होंने बोला कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, हम उस पर फैसला नहीं सुना सकते। ठीक है, तो यहां से कंटेक्स्ट जो है वो निकल के आता है। बट इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है कि इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया चाहता है कि हम एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बने ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, बट जिस तरीके से इजराइल और हमास की वॉर चल रही है और इंडिया जो है वो इजराइल को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो कंप्लाई नहीं करता किसके साथ में, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ में। ठीक है, IHL कंप्लायंस नहीं है। तो राइटर इसमें यह कहते हैं कि अगर इंडिया को क्रेडिबिलिटी इंश्योर करनी है तो उनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, अगर वो क्या करना चाहते हैं, अगर अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन। इसमें यह बात करते हैं और इसमें यह भी बताया जाता है कि किस तरीके से बाकी नेशन जैसे यूके है, EU है, उनके जो लॉज हैं, उनके जो रेगुलेशंस हैं, वो किस तरीके से प्रोहिबिट करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स को उन कंट्रीज के लिए जो कि उन कन्वेंशनल वेपन्स को या फिर उन डिफेंस जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनको यूज करेंगे वॉर क्राइम्स के लिए, उनको यूज करेंगे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, उनको यूज करेंगे अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो कि काफी लोगों की जान चली जाएगी, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों। ठीक है, तो उसी तरीके से इन्होंने इजराइल के लिए भी क्या कर रखा है, इजराइल को भी इन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं किया। व्हेन इट कम्स टू, आप बात करते हो नेदरलैंड की और यूके की। ठीक है, यूके आपका हो गया, EU आपका हो गया। ठीक है, नेदरलैंड और EU, तो यहां पे ये बात की जाती है। तो इसीलिए जो राइटर हैं वो ये बात करते हैं कि हमारे यहां पे क्या है, लीगल गैप है। ठीक है, क्या है, लीगल गैप है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा एक चीज, समझाना इसलिए चाहूंगा जैसे कि मैंने आपको बोला, कंटेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को डिसमिस कर दिया था जो ये बोल रही थी कि इंडिया को जो है इजराइल को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज उसकी वजह से वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, काफी लोगों की जान जा रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब अगर इंडिया को रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है, ठीक है, तो उनको कंप्लाई करना पड़ेगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ में। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेदरलैंड, ठीक है, नेदरलैंड प्लस EU के जो रेगुलेशन है वो प्रोहिबिट करते हैं मिलिट्री एक्सपोर्ट्स को। अगर जिस कंट्री को मिलिट्री एक्सपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, अगर वो कंट्री क्या कर रही है, वॉर क्राइम्स कर रही है, तो मींस दे आर आल्सो अलाइन्ड विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो यहां पे समझ में आता है, इसमें राइटर ये बात करते हैं कि इसमें बात है लीगल गैप की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो है वो लॉज नहीं बने हुए, हमारे यहाँ पे भी फॉरेन ट्रेड एक्ट को फॉलो किया जाता है, हमारे यहाँ पे भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट को फॉलो किया जाता है, जिसके तहत ये बोला जाता है कि कन्वेंशनल आर्म्स को यूज नहीं किया जाएगा। बट उसमें कहीं भी हमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो कंप्लायंस है वो नजर नहीं आता। ठीक है, और फिर बात ये की जाती है जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे आपका आर्म्स ट्रेड एक्ट है, जिसमें साफ साफ जो कि रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट्स ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आप उस कंट्री को ये एक्सपोर्ट्स नहीं, उस कंट्री को डिफेंस एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे जहां पे आपको पता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उसको वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, बट और ये जो ट्रीटी है उसके हम क्या हैं, उसके हम पार्टी नहीं है। ठीक है, और ये ट्रीटी बाइंडिंग है बट हमने एग्रीमेंट साइन ही नहीं कर रखा इसके लिए। और जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की, ठीक है, तो ये बात की गई कि किस तरीके से, और ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर भी ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस इन टर्म्स ऑफ
जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं जेनेवा कन्वेंशन की, तो उसमें साफ साफ कहा गया है और वो बाइंडिंग भी है और इंडिया उसको फॉलो भी करता है। इंडिया कमिटेड भी है जेनेवा कन्वेंशन की तरफ कि आप कन्वेंशनल वेपन्स का यूज नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। बट कहीं भी हमारे लॉज में इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ या फिर जो उसके प्रोविजंस हैं उससे कंप्लाई करने की बात नहीं आती है। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दीज ग्लोबल ट्रीटीज, हम अपने ही लॉज में चेंज ला सकते हैं, चाहे वो फॉरेन ट्रेड एक्ट हो, चाहे वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट हो। इसमें सिर्फ यही नजर आता है। और आपने देखा होगा कि काफी बार अभी आप देखोगे कि जीएस पेपर 4 में भी इस चीज का मेंशन था वॉर से रिलेटेड, तो वहां पे भी अब इस आर्टिकल को यूज कर सकते हो। तो एक बार अपन गो थ्रू हो लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को डिसमिस कर दिया, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी हमारे में नहीं आती है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं वो अलाइन होनी चाहिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से। और फिर उसके बाद में कंपेयर भी किया जाता है कि किस तरीके से नेदरलैंड और यूके जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे, और उन्होंने इजराइल पे भी इसी बेसिस पे लगाया। फिर लीगल गैप्स की मैंने आपको बात करी, ठीक है, कि इंडिया जो है वो स्पेसिफिक लॉज नहीं है इंडिया के पास में जिसको आप यूके के एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एक्ट या फिर ईयू के रेगुलेशंस के साथ में कंपेयर कर सको। और जो हमारे पास में इंडियन का फॉरेन ट्रेड एक्ट है या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है, वो क्या है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है टू रेगुलेट एक्सपोर्ट बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके हिसाब से। बट कहीं पे भी वो ये नहीं बोलता कि हमें आईएचएल असेसमेंट करना जरूरी है या फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ असेसमेंट करना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसा किया, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, जो कि रिलेटेड था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड, वहां पे भी कुछ ऐसे प्रोविजंस थे इंटरनेशनल लॉज के जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारे डोमेस्टिक लॉज में। बट यहाँ पे वो चीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को नहीं मिलती। और जिस तरह से मैंने आपको बात की कि आर्म स्टेट ट्रीटी जो है वो प्रोहिबिट करती है इफ देयर इज अ नॉलेज दे विल बी यूज्ड टू कमिट वॉर, बट इंडिया सिग्नेटरी नहीं है तो मेकिंग द ट्रीटी नॉन बाइंडिंग, हमारे लिए नॉन बाइंडिंग हो जाती है। बट जेनेवा कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, तो हमें लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अगर हम इन लीगल गैप्स को एड्रेस करेंगे और हमारे डोमेस्टिक लॉज को अलाइन करेंगे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ में, तो इंडिया जो है वो एज ए क्रेडिबल डिफेंस एक्सपोर्टर निकल के बाहर आएगा। दैट्स द एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है जिसमें बात करी जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेज अनचेंज्ड एट 3.2% फ्रॉम जुलाई 23 टू 20। तो आप ये कभी भी मेंस एग्जाम में आप यूज कर सकते हो इस डेटा को, बट अगेन ये इरेलेवेंट हो जाएगा नेक्स्ट मेंस तक, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ की टर्म्स जो है वो देखनी है। पहली आपकी आएगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वेट अ मिनट, पहली आपकी आएगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, पहली आएगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दूसरी आपकी आएगी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, और तीसरी आपकी आएगी वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या कहती है कि कितने ऐसे अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड प्लस ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयड हैं प्लस जो लोग वर्क ढूंढ रहे हैं बट वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब दे आर सीकिंग वर्क, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड करते हैं सीकिंग वर्क, ठीक है, अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। और वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, 15 से 64, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट की, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं या पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड है काम में, ठीक है। इसमें यह बात की जाती है एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाती है तो यह बात की जाती है कि कितने लोग, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगी एम्प्लॉयमेंट प्लस क्या नाम है जो अनएम्प्लॉयड है बट वो अपना काम देख रहे हैं, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। और तीसरा आपका हो गया वर्कर पॉपुलेशन, क्या नाम है, WPR, वर्कर पॉपुलेशन, तो वो परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब इसमें कुछ सर्वेस की बात की गई है, तो जो करंट स्टेटस वीकली है, मतलब ये जितनी भी आप देख लीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो या वर्कर पॉपुलेशन रेट हो, ये सारी की रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क पॉपुलेशन रेट। ये क्या कौन निकालता है, ये सर्वेस कौन निकालता है,
ये सर्वेज निकालता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के तहत, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सर्वेज निकालता है। और यूपीएससी की आदत है कि वो पूछती है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वेज निकाले। अगर आपसे पूछा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेट, तो उसमें क्या होगा, वर्कर पॉपुलेशन रेट कौन निकालता है, तो ये निकालता है एनएसएसओ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि एनएसएसओ जो है वो हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल सर्वेज इन डाइवर्स फील्ड्स। ठीक है, और ये जो है किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के तहत आती है, और ये रिस्पॉन्सिबल है लार्ज स्केल सर्वेज के लिए। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल एंड ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। अब इंपॉर्टेंट ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये कहा कि अगर आप क्या करते हो, आपके पास में आपके फोन में भी अगर कोई ऐसा चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल पड़ा है, आप उसको पोजेस करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्प्लेस करते हो, तो क्या होगा, आप क्रिमिनल लायबिलिटी को अट्रैक्ट करोगे। इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो मद्रास हाई कोर्ट का जो इसमें पहले प्रोविजन था कि अगर आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में, अगर है आपके पास में पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ठीक है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल अगर आपके पास में है, मतलब आप पोजेस करते हो, ठीक है, तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं कहा जाएगा या फिर वो ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसी के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की थी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने, और जो वर्डिक्ट जो आया है उसमें ये कहा गया है कि चाहे से आपके पास में आप पोजेस करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप डिस्प्ले करते हो, तो आप क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट करोगे। इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट। ठीक है, और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंस्टेड ऑफ, ठीक है, टॉप कोर्ट एडवोकेट यूज ऑफ द टर्म चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, ठीक है, तो उन्होंने यहां पे ये चीज बोली है कि हमें इस टर्म्स का यूज करना चाहिए, ना कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है, पॉक्सो एक्ट टू सब्स्टिट्यूट द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, जब आप बोल रहे हो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह में क्या करना चाहिए, यूज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। ठीक है, और जब हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं तो ये एक तरीके से मिसनोमर है जो कि पूरी पिक्चर को कैप्चर नहीं कर पाता। ठीक है, समझे, तो वो पूरी पिक्चर को कैप्चर इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आप बोलेंगे कि जो रिकॉर्ड कर रहा है वही, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिकॉर्ड कर रहा है या जो चाइल्ड को फोर्स कर रहा है इस चीज को करने के लिए, वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। नहीं, मान लीजिए आपके पास में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल है, अगर मटेरियल भी है तो भी दिक्कत है, और अगर आपने उसको क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो भी दिक्कत है। बट ये सारी चीज क्या होती है, ये सारी चीज चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म में जो है वो कैप्चर नहीं हो पाती, इसलिए बोला गया है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से आप या तो अब्यूज कर सकते हो या फिर उस चाइल्ड को एक्सप्लॉयटेटिव कर सकते हो, उस हिसाब से क्या बोला है, इसलिए ये टर्म लाई गई है और इसलिए इसको मिसनोमर बोला जाता है। और ये जो है कोर्ट डायरेक्ट करता है कि आप रिप्लेस कीजिए इस टर्म को, और जो भी सुटेबल अमेंडमेंट आपको पॉक्सो एक्ट में लेके आने हैं वो लेके आइए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इसमें बात की गई है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम बात करते हैं। अब अगेन मैंने ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट आपके लिए हिसाब से लगाया है, वही जो इसमें कहना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। और अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, जैसे कि क्रिमिनल लायबिलिटी कब होगी, सॉरी, क्रिमिनल लायबिलिटी कब होगी, व्हेन इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस, मैंने आपको बता दिया, चाहे से आप देख रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस आएगा अंडर द पॉक्सो एक्ट एज वेल एज अंडर द आईटी एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में जो प्रीवियस रूलिंग थी उसको ओवरटर्न कर दिया, जिस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पोसेशन जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो उसको ओवरटर्न कर दिया। फिर उसके बाद में ऑनगोइंग विक्टिमाइजेशन, ठीक है, कोर्ट ने यह भी बोला कि जो चाइल्ड का एक्सप्लॉइटेशन होता है वो होता रहता है अगर जब तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहे तो। ठीक है, दिस मटेरियल्स, मतलब मान लीजिए कि आपके पास में वो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, या आपने जैसे बोला कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, ठीक है, जैसे ये टर्म बोली गई, तो जितनी बार उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी बार जो विक्टिम है उसको साइकोलॉजिकल हार्म होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकली उस पर जो प्रेशर पड़ेगा, मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद में बोलते हैं कि पॉक्सो एक्ट को आप सुटेबल चेंजेस कीजिए, जिसमें आप टर्मिनोलॉजी का चेंज कीजिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को आप चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल से रिप्लेस कीजिए।
ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जब आप ये बात करते हो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल की, तो इसको हम कंसिडर किया जाएगा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज शेयरिंग अ कॉमन इंटेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि आपने जैसे सेक्सुअल अब्यूज नहीं किया हो, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बट अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको भी उसी के बराबर किया जाएगा, आपको भी इसको माना जाएगा कि आपने भी ये अब्यूज किया है। ठीक है। और फिर वही बात है कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल ये सारी चीजें रखता है वही अकाउंटेबल होगा इस चीजों के लिए। ठीक है, कंट्रोल ओवर सच मटेरियल। और इसी वजह से हमारे यहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो रूलिंग ने ये पॉइंट आउट किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो क्राइम को ढंग से कैप्चर नहीं कर पाती है, जो ये टर्म है वो एक तरीके का मिसनोमर है, एक फुल पिक्चर हमारे पास में नहीं आ पाती है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है। और फिर बोला जाता है कि पॉक्सो, अब आप बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉक्सो एक्ट में चेंज हो रहा है। तो पॉक्सो एक्ट जो है वो आया था जब हमने यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992, ठीक है, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी वजह से हमने इंडिया ने रेटिफाई किया था ये, और 14 नवंबर 2012 में आया था, विच वाज इनेक्टेड इन कॉन्सिक्वेंस टू इंडियाज रेटिफिकेशन ऑफ दिस, क्योंकि इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हमने पॉक्सो एक्ट लेके आए। अब पॉक्सो एक्ट का एम क्या था? पॉक्सो एक्ट का एम ये था कि जो भी ऑफेंसेस हैं सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, तो उसको हम स्पेसिफिकली डिफाइन करें, और जो लोग को पेनलाइज किया जाता है वो पेनलाइज करें, जिन लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजाओ, उस हिसाब से हमने ये सारी चीज बताई। तो ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है चाइल्ड को जो भी 18 साल से कम है, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये सारी चीजें, और ये जो एक्ट है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है एज पर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, की ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, किस तरीके का ऑफेंस किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की पेनल्टी मिलेगी, किस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी। और ये जो एक्ट है वो चाइल्ड क्या है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। और इस एम इसका यही है कि जो भी ऑफेंसेस हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड, अब्यूज से रिलेटेड, वो ना हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको अभी पता है कि किस तरीके से एक इशू चल रहा है, क्या नाम है, जो अभी आपका तिरुपति वाला इशू हुआ, कि तिरुपति लड्डू में जो है, तिरुपति लड्डू में क्या है, हम एनिमल फैट का यूज कर रहे हैं। ठीक है। और उस वजह से काफी आउटरीच देखने को मिल रहा है मासस के अंदर, जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो चुके हैं। बट काफी न्यूज में इसमें पॉलिटिकल ड्रामा बहुत चल रहा है, बट अपन को पॉलिटिकल ड्रामा पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अपन को अब क्या है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये क्या नाम है, तिरुमला तिरुपति देवस्थलास, ठीक है, जो ये टीएन फर्म है, ठीक है, उसको क्या किया, एफएसएसआई ने इशू किया कि आपने क्या किया, आपने घी में भी अडल्ट्रेशन किया है। ठीक है, आपने मिक्सिंग की है। तो ये बात करते हैं, और काफी नोटिस दिए हैं, मतलब जितनी बार भी उन्होंने सैंपल्स मंगाए, वो सैंपल्स जो थे, जो एफएसएसआई के स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ में वो क्या है, जो बेंचमार्क्स हैं उनके साथ में वो अलाइन नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो बस इसी के बाद में मतलब आफ्टर एनालिसिस जो सैंपल भेजे गए AR दास फूड प्राइवेटी लिमिटेड, वो जो है वो पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। बस इसमें इतनी ही बात है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एफएसएसआई, बिकॉज अगेन जो एफएसएसआई इंपॉर्टेंट इसलिए कि यूपीएससी ने इसमें सवाल भी पूछा है, और ये जो तमिलनाडु बेस्ड डेयरी फर्म है जहां से हम ये घी लेते हैं, उसको यही बोला गया कि जो आपके सैंपल हैं वो फेल हो चुके हैं हमारे बेंचमार्क्स को मीट करने में। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे आपको पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको सेटअप किया गया है। ठीक है। अब इसको एस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत, और इसका काम ये होता है कि फूड सेफ्टी या उससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं उनको रेगुलेट करे, मतलब ये इंश्योर करे कि फूड सेफ है। ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट क्या है, प्लस इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेशन भी करें, मॉनिटरिंग रखे। ठीक है। तो बस यही है कि हम इंडिया को नया विजन एक दें जिसमें हमारे जो सिटीजन्स हैं वो सेफ रहें, उनको न्यूट्रिशियस फूड मिले। तो ये सारी चीजों के बारे में ये बात करता है। ठीक है। अब ये जो आर्टिकल था ये इतना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट आजकल यूपीएससी क्या है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी न्यूज पूछता है। ठीक है।
तो जो प्रीलिम्स के हिसाब से न्यूज पूछता है तो इसमें न्यूज इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी इंडियन वुमेन्स चेस टीम है और साथ साथ में जो इंडियन मेंस टीम है, उन्होंने मेडन मतलब पहला मेडन गोल्ड जीता है। कहां पे अभी चेस ओलंपियाड हुआ था, चेस ओलंपियाड हुआ है कहां पे, बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है ना। और ये कौन सा इवेंट था, ये 45th जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसका चेस ओलंपियाड, ठीक है, जो कहां पे हुआ, जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि क्या वो 45th इंटरनेशनल जो आपका वर्ल्ड चेस फेडरेशन का इवेंट चेस ओलंपियाड था, ठीक है। आपसे ये पूछा जाता है कौन सी टीम जीती, तो आपको पता है इंडियन टीम जीती, ठीक है, इंडियन मेंस टीम और इंडियन वुमेन्स टीम दोनों की दोनों जीती। सबसे बड़ी बात है कि जो इस टूर्नामेंट की जो 96 ईयर लॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है, 96 ईयर लॉन्ग हिस्ट्री है, उसमें हमने पहली बार गोल्ड जीता है और वो भी दोनों टीमों ने। तो बस इसी आर्टिकल में यही बात की जाती है कि किस तरीके से जो हमने ये गोल्ड जीता है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट है, जैसे वो इंडियन वुमेन्स टीम हो, इंडियन मेंस टीम हो, इस तरीके से। और इसी सक्सेस पे मतलब जो हमारी जिस तरीके से 1983 में जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और उसने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे ला दिया था व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, तो वैसे ही जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियन चेस है वो भी अब वर्ल्ड मैप पे रिकॉग्नाइज होगा। एंड दिस इवेंट, और यू कैन से दैट दिस हिस्टोरिक एंड रिमार्केबल विक्ट्री हैज पुट द इंडियन चेस ऑन द वर्ल्ड मैप। तो बस इसी के बारे में बात की जाती है और बोला जाता है कि किस तरीके से हम नेशनल लेवल पे इवेंट्स करा सकते हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवेंट करा सकते हैं, जिसमें चेस में काफी लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, एनकरेजमेंट मिले, और जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट ग्रो हुआ है उस तरीके से जो आपका चेस है वो भी ग्रो हो, ठीक है। अब काफी बार क्या होता है, काफी बार आपको देखा होगा, आपको प्लेसेस इन न्यूज देखने को मिलती है, ठीक है, और आप सोचते हो कि क्वेश्चन कहां से आया, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज निकल के आ रही है कि पीपल अफेक्टेड बाय कॉलेरा इन साउथ इन द पास्ट 2 months, तो अराउंड 13,000, ठीक है, 13,000 लोग हैं जो कॉलेरा से ग्रसित हैं और कॉलेरा से अफेक्ट हो चुके हैं सूडान के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि सूडान के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, वॉर की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है, इन सारी रीजंस की वजह से आप देख सकते हो एमिड्स द वॉर 388 पीपल हैव डाइड ऑफ कॉलेरा, ठीक है। तो मतलब वहां ऑब्वियस ही बात है, जो सूडान है वो एक कन्फ्लिक्ट रिडन रीजन है जहां पे कन्फ्लिक्ट नॉर्मली रहता ही है, ठीक है। और उसी वजह से आप ये कह सकते हो कि जो हाइजीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, और उस वजह से कॉलेरा का आउटब्रेक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस आर्टिकल में यही बोला जाता है कि कॉलेरा बहुत तेजी से जो है वो स्प्रेड कर रहा है वॉर टॉर्न सूडान के अंदर, और जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है वो चल रहा है, एक तो उनकी जो मिलिट्री है और साथ साथ में पावरफुल मिलिट्री ग्रुप है रैपिड सपोर्ट फोर्स। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो एक मिलिट्री है और साथ साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके बीच में जो है बहुत ज्यादा टेंशन है, उनके बीच में वॉर चल रही है, और उसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, और अब्यूज हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, अब्यूज हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। और इस कंडीशन में जो एक क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, या फिर जो प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, और उसी वजह से कॉलेरा आउटब्रेक हो रहा है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि काफी टाइम से 2 नेशंस की जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री लड़ रही है, वहां पे अभी एक डिजीज भी आउटब्रेक हुई, तो वो कौन सा रीजन है, वो सूडान है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कॉलेरा आउटब्रेक जो है वो कहाँ हुआ, तो वो क्या है, वो भी सूडान है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सूडान की लोकेशन देखना। तो पहली चीज तो क्या है, सूडान जो आपका है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, सूडान का है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो आप देखेंगे कि सूडान की बाउंड्री जो है वो रेड सी से लगती है, ठीक है ना। तो ये रेड सी हो गया, आपको पता है ये वाला रीजन भी अभी बहुत न्यूज में है। तो अब ये देखेंगे कि सूडान के साथ बॉर्डर, सूडान के साथ किसकी बॉर्डर लग रही है, आपकी इजिप्ट की लग रही है, ठीक है, रेड सी से लगती है, फिर आपकी लीबिया से भी लग रही है,
आपकी चड से भी लग रही है, ठीक है। तो इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, चड हो गया, आपकी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गई, आपके युगांडा हो गया, आपका केन्या हो गया, आपका इथियोपिया हो गया, आपका एरित्रिया हो गया, ठीक है। तो ये जो नेशंस हैं, जैसे इजिप्ट हो, लीबिया हो, तो आपको एक बार के लिए क्या देख लेना है, एक बार के लिए आपको सराउंडिंग कंट्रीज देख लेनी है, क्योंकि यहाँ से जैसे आपसे यूक्रेन में भी पूछा था सराउंडिंग कंट्रीज का, तो वैसे ही सूडान का भी देख लेना है सराउंडिंग कंट्रीज। या फिर ये भी पूछा जाता है कि किस सी से इसकी जो है बॉर्डर टच होती है, तो दैट इज रेड सी ऑल्सो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक दो नेशन ऐसे देख लेने हैं जिसकी इससे बॉर्डर टच नहीं होती है। तो यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी आपको ये बॉर्डर टचिंग वाले नेशन दे देगा, उसमें एक या दो नाम ऐसे होंगे जिसकी बॉर्डर टच नहीं कर रही होगी। जैसे मैं आपको बोलूं सोमालिया, तो सोमालिया की बॉर्डर नहीं टच कर रही है सूडान से, तो हो सकता है कि सोमालिया ऑप्शन में हो, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब हम बात करते हैं कॉलेरा की। तो मैंने आपको बताया कि कॉलेरा जो है वो स्प्रेड कर रहा है। तो कॉलेरा जो वेट अ सेकंड, कॉलेरा जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या बोल सकते हो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियल डिजीज है उसमें क्या होता है कि एक्यूट मतलब थोड़ी देर के लिए डायरियल इन्फेक्शन रहता है, जब आप या तो कुछ ऐसा कंटेमिनेटेड फूड या फिर ऐसा वाटर जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स की प्रेजेंस है, वो भी कंटेमिनेटेड है, जब आप उसको कंज्यूम करते हो, ठीक है। अगर उसमें पॉसिबिलिटी हुई बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा की, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एक्यूट डायरिया हो जाएगा। डायरिया मतलब दस्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, आपको डायरिया हो जाता है, और इसी डायरिया होने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी फेस करने का मिलता है। अगर आपने इसको अनट्रीट मतलब अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, तो कोलेरा जो है वो फेटल भी हो सकता है विद इन आवर्स, ठीक है। मतलब प्रीवियसली आप बहुत हेल्दी थे, लेकिन आपको कोलेरा हुआ और आपने क्या किया, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। अब ये जो है डिजीज ज्यादातर कॉमन वहां होती है जहां पे मैंने बोला पुअर सैनिटेशन है, क्राउडिंग है, वॉर है, या फिर फमीन है। मतलब अगर किसी नेशन में कोई नेशन स्टेबल नहीं है बिकॉज वॉर की वजह से, कोई नेशन डेवलप नहीं है और उसकी वजह से जो मासेस हैं उनको प्रॉपरली सैनिटेशन नहीं मिल रहा, ना क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, ठीक है, और साथ साथ में क्राउडिंग भी है, वॉर भी हो रखी है, तो ये सारे रीजन देखे जाते हैं। और स्पेशली ये आपको मिलेगा अफ्रीकन रीजन्स में ये चीजें, बाकी रीजन्स में भी आपको मिलेंगी, लेकिन अफ्रीकन रीजन्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सिम्टम्स की बात की गई, तो सिम्टम्स जो है वो जल्दी से हो जाते हैं एज सुन एज फ्यू आवर्स और एज लॉन्ग एज 5 डेज आफ्टर इन्फेक्शन। मतलब जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है कि आपको सिम्टम्स एज सुन एज आ जाए, मतलब जल्दी से जल्दी आ जाए, नहीं तो कई बार 4-5 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ज्यादातर माइल्ड ही होते हैं, बट कई बार ये बहुत सीरियस भी हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स होगा डायरिया, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे सिम्टम्स। और ट्रीटमेंट क्या है, करंटली अभी WHO की 3 प्री क्वालिफाइड ओरल कोलेरा वैक्सीन चल रही है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या नाम है, डुकोरल, शैंचोल एंड इवियोचल प्लस, ये क्या है, तो ये क्या है, ये WHO की क्या है, प्री क्वालिफाइड वैक्सीन है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं एक बार बोलता हूं, डुकारोल, शैंचोल एंड इवियोचल प्लस। अब ट्रीटमेंट ये है कि रिहाइड्रेशन थेरेपी, कई बार क्या होता है हम ORS पी लेते हैं, ठीक है, तो रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है, एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जिंक से सप्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है, जिंक दिए जाते हैं तो उस वजह से, ठीक है। और ये जो चीज है ये आप जैसे कि कई बार क्या होता है मेंस एनरिचमेंट, मतलब मेंस में आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं वहां पे, या फिर आप नॉर्मली लिख लीजिए अपने और उसमें बोल दीजिए कि मेंस को किस तरीके से एनरिच किया जाए। वैसे तो पुराने पॉइंट्स भी आप यूज कर सकते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिजीज से रिलेटेड आ गया, तो अगर आपने वहां पे सूडान का मेंशन कर दिया, कॉलेरा आउटब्रेक का, या फिर जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से इंटरनेशनल वॉर्स होती हैं या सिविल वॉर होती है उसका मासेस पे क्या फर्क पड़ता है, वहां पे आप सूडान को यूज कर लेंगे, ठीक है। किस तरीके से जो वॉर चल रही है, जो कंफ्लिक्ट चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है, वो डिजीज को प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी इंटरकनेक्टेड है। तो अब ये जो आर्टिकल है आप ये बोल सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने बोला कि अगर ह्यूमैनिटी की सक्सेस आप चाहते हो तो कलेक्टिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। मतलब जब तक हम साथ में नहीं आएंगे मिलके, जब तक आप ह्यूमैनिटी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। और ये क्या कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन की एक समिट है, 2 डे यूनाइटेड नेशन समिट थी, समिट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, ये उसके बारे में बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन की। तो जहां पे यूनाइटेड नेशन की समिट चल रही थी, समिट ऑफ द फ्यूचर में, कॉन्फ्रेंस में, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि अगर आप सक्सेस चाहते हो ह्यूमैनिटी के अंदर तो वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है,
और उन्होंने बोला कि हम कभी भी ये चीज़ बैटलफील्ड में नहीं हासिल की जा सकती, मतलब कि वॉर लड़ने से, इनका रेफरेंस था जिस तरीके से इजराइल हमास वॉर चल रही है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उस रेफरेंस को देते हुए कहा कलेक्टिव स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी रियली वांट टू सक्सीड व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला कि ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस होनी चाहिए। ठीक है, ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस होनी चाहिए। और इन्होंने बोला कि हम अपना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम रेडी हैं, हम शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ में। तो यहाँ पे ये चीजें निकल के आती हैं और इसमें से कुछ पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बात हुई। तो पहली चीज तो क्या हुआ, पहली चीज तो ग्लोबल पीस एंड रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं कि जो ग्लोबल पीस है वो रिलाई करता है जब तक हम क्या करेंगे, हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काफी बार आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि यूनाइटेड नेशन को सेटअप किया गया था वर्ल्ड पीस के लिए, इंश्योर करने के लिए पीस, इंश्योर करने के लिए हार्मनी, बट फिर भी यूनाइटेड नेशन के होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल हमास वॉर चल रही है। तो यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे मोदी जी ये बोलते हैं कि ग्लोबल पीस रियलाइज करता है जब तक हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म नहीं करेंगे। पहला पॉइंट ये बोलते हैं। कलेक्टिव स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बात करी ली और रेफरेंस क्या था, इजराइल हमास वॉर वाली। और उसके बाद में ये बोलते हैं कि रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। और फिर उसके बाद में G20 मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं। मोदी ने ये कहा कि जो अफ्रीकन यूनियन का आपने इंक्लूजन किया है G20 में, ये बहुत ही बड़ा जो है एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म स्टेप है। और फिर वो यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड एक्शन प्लान के लिए भी बोलते हैं कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर, मतलब जो यूनाइटेड नेशन ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अडॉप्ट किया है, एड्रेसिंग 21st सेंचुरी इंक्लूडिंग गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स एंड डिजिटल कॉपरेशन, तो उसको भी वो अपलॉड करते हैं कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अडॉप्ट किया है और जिसमें कि जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट किए हैं। फिर वो यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि जो ग्लोबल पीस है वो रिलाई करता है रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे इसी बारे में बात की गई है कि इंडिया जो है बोलता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको रिफॉर्म लाने पड़ेंगे और आपको परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो अपनी बात भी करता है और साथ साथ में अफ्रीका की बात भी करता है। फिर वो ये भी बोलते हैं मोदी जी कि जो जो इमर्जिंग थ्रेट्स हो रहे हैं, जैसे वो साइबर वॉर हो, मैरिटाइम वॉर हो, स्पेस वॉर हो, उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और डिजिटल गवर्नेंस की मैंने आपको बात कर ली कि वो बोलते हैं कि हमें डिजिटल गवर्नेंस, मतलब कि हमें जो हमारा ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस है, जिसमें कि हम ये इंश्योर करें कि जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर रहे। ठीक है, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें। तो इस तरीके से इंडिया ने बोला कि हम अपना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल मीटिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पूरा डीएनए समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं मेरे लिए तो प्लीज़ आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम लाइव सेक्शन कंडक्ट कराने वाले थे और वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हम वो करा नहीं पाए। बट अगेन हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएनए का, और नेक्स्ट टाइम से हम लाइव ही कंडक्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से ये डीएनए एनालिसिस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर ऐसी रेगुलर अपडेट्स आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।